Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Funwiz Talks. So guys, आज मैं दो बहुत सही बैंकिंग स्टॉक्स लेके आया हूँ जिनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है अपसाइड का। एक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। बेसिकली उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज पेरेंट कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। सो गाइस सिमिलर चीज़ करेंगे हम इस वीडियो में भी। सबसे पहले हम इसका बिजनेस देखेंगे, उसके बाद इसके फंडामेंटल्स देखेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि कुछ ढंग का चार्ट पैटर्न बन रहा है या फिर नहीं। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले ये मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरी तरफ से एजुकेशनल वीडियो है कि कैसे मैंने ये अपॉर्चुनिटी फाइंड की एंड वाई दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। सो सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं। हमें पता ही है स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सिमिलर बिजनेस होता है बेसिकली बैंक्स का सभी का। लोन का बिजनेस है, एफडी लेते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोन में इनके पास पर्सनल लोन है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, माइक्रो लोन्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें बेसिकली होम लोन की कैटेगरी में इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि ये जस्ट होम लोन नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन है। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन जनरली थोड़े से चीपर लोन्स होते हैं, मतलब ऑन द रेंज ऑफ 25 लैक्स के अराउंड होते हैं। तो बेसिकली नाम से हमें पता ही है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस की एक अच्छी बात ये होती है कि ये क्योंकि ये स्मॉल इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसे की। एट द सेम टाइम उन इंडिविजुअल्स को बड़े बैंक पैसा नहीं देना चाहते बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट देम इनफ। सो बेसिकली ये उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर पाते हैं, मोर देन 15% या कई बार 18% के अराउंड भी ये चार्ज कर लेते हैं। और ये चीज़ इसकी आर में भी झलक रही है साफ साफ कि इसकी आर बेसिकली 9% है, जो एक बैंकिंग बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी आर फिगर है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है। तो सारी चीज़ें सही हैं। सिर्फ 5,000 करोड़ की एक स्मॉल कैप सही कंपनी है ये। डेट टू इक्विटी रेशियो 4.65 है। बैंकिंग के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो की ज़्यादा अहमियत नहीं होती, उल्टा ये अगर ज़्यादा हो तो अच्छी बात होती है क्योंकि ये जो डेट एफडी की फॉर्म में लेते हैं वही ये आगे एज अ लोन प्रोवाइड कराते हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो वो भी 83% है और प्लेजिंग परसेंटेज 0 है। परफेक्ट, दिस इज़ दी परफेक्ट। एंड गाइस अगर हम पीयर्स कंपैरिजन में देखें तो वैसे तो देखो इसका एच बैंक से कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बहुत बड़ा बैंक है और ये उसके सामने अभी कुछ भी नहीं है। बट स्टिल अगर हम आर वैल्यू की बात करें तो बैंक्स की लगभग 6-7% के अराउंड ही होती है। वो मैं यहाँ पे दिख रहा है HDFC 6.7%, ICICI बैंक 6% और इसकी आर काफ़ी अच्छी है 9.08%। अब इसका किसी भी एंगल से ये मतलब नहीं है कि ये बैंक उनसे बेटर है। इट जस्ट इसका बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है कि इनकी आर ज़्यादा मेंटेन हो जाती है उस वजह से। और अभी ये बहुत छोटी स्टेज पे है तो ये अपॉर्चुनिटीज़ में एंटर करने के लिए सही भी है। और बेसिकली अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं तो रेवेन्यू 460 करोड़ से ग्रो होता हुआ 760 करोड़ तक हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ा सा कम हुआ है दिसंबर में। और अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट 45 करोड़ से ग्रो होते हुए 2 साल में डबल हो गए थे लगभग 96 करोड़ तक। रिसेंटली गाइस हमें दिख रहा है कि इसका नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा लॉस में है, बहुत ही ज़्यादा लॉस है ये। तो ये बेसिकली वो इसलिए हुए क्योंकि इनके वन टाइम एक्सपेंसेस जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने शो किए हैं। अब इसमें मैंने बेसिकली फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है। तो इन्होंने बेसिकली प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी क्रिएट की हैं। ये बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अब तक हुए नहीं हैं, बट बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्सीन इवेंट्स इन द फ्यूचर ये मतलब एज अ सेफ्टी ये प्रोविजंस क्रिएट कर देते हैं कि फ्यूचर में हमारा इतना लॉस हो सकता है या फ्यूचर में कोई एसेट इतना डेप्रिशिएट कर सकता है या फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी इतनी बढ़ सकती है या कुछ भी ऐसा। तो ये उस तरीके से एडवांस में ही क्रिएट कर देते हैं। पहले ये काफ़ी कम क्रिएट करते थे, 30 करोड़, 140 करोड़, 100 करोड़ के ऑर्डर में। इस बार इन्होंने दिसंबर 2020 में बहुत ज़्यादा क्रिएट किया है विच इज़ 583 करोड़, जिसकी वजह से सीधा सीधा इफेक्ट यहाँ पे आया है। एक्सपेंसेस इनके लिटरली डबल हो गए हैं, यहाँ से डबल से भी ज़्यादा बल्कि। और उसकी वजह से नेट प्रॉफिट हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव शो कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव है नहीं। हो सकता है इन्होंने जो भी अजम्पशन लेके वो प्रोविजंस क्रिएट किए हैं, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो मतलब चीज़ें उतनी ख़राब ना हो। तो इसीलिए इस फिगर की कुछ बहुत खास अहमियत इसलिए नहीं रह जाती। तो अगर 912 करोड़ की जगह 400 करोड़ के आसपास का ही अगर एक्सपेंस होता तो हमारा नेट प्रॉफिट भी 100 करोड़ के आसपास होता है। और एक्सपेंस में एक और अच्छी बात दिखी है यहाँ पे कि कंसिस्टेंटली इनके एक्सपेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहे थे, रिसेंटली बढ़े हैं बिकॉज ऑफ दोज प्रोविजंस। और अगर ईयरली लेवल पे देखें तो इन्होंने अपना रेवेन्यू 150 करोड़ से ग्रो करता हुआ 3,000 करोड़ तक लेके गए हैं ये। सो गाइज
9 साल में 20 गुना की ग्रोथ तो इनके सीधा सीधा रेवेन्यू में ही दिखाई देती है। और इनके नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट इनके पहले 2 करोड़ थे 2012 में, और 2020 मार्च में 350 करोड़ थे। और 175 टाइम्स की ग्रोथ इनके नेट प्रॉफिट में दिखाई देती है, जस्ट ऑन अ मैटर ऑफ 8 to 9 ईयर्स। सो गाइस, ये बहुत ही कमेंडेबल और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अभी जो आपको लॉस दिख रहा है वो लॉस इसी वजह से है कि इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोविजंस क्रिएट किए हैं। तो उन प्रोविजंस को ध्यान में अगर ना रखा जाए, उनको अगर एक बार साइड हटा के देखा जाए, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी में सब कुछ सही है। एट द सेम टाइम इसके जो ग्रोस एनपीए हैं, आप देखेंगे ग्रोस एनपीए भी रिसेंटली कम हुए हैं। और नेट एनपीए तो मतलब कुछ बचे ही नहीं है यार, सिर्फ 5%। 5% मतलब नेट एनपीए। एनपीए होते हैं बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक्स बेसिकली अपना लोन देते हैं ना जिसको भी, तो वो लोन अब बैंक के लिए एक एसेट बन जाता है। क्योंकि जिस भी पर्सन ने या इंडिविजुअल ने या इंस्टीट्यूशन ने या किसी भी बिजनेस ने जो भी वो लोन लिया है, तो वो बैंक को ईएमआईज के थ्रू पेमेंट करेगा। तो अब पेमेंट बैंक की जेब में पैसा ऐड कर रही है, तो फिर बैंक के लिए वो एसेट है। एनपीओ होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो अज्यूम करके चल रहे हैं कि 5% एसेट्स उनके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं नेट बेसिस पे। तो गाइस, फाइनेंशियल फिगर्स उतनी ख़राब नहीं है जितनी हमें ऊपर से दिख रही हैं। चीज़ें बहुत सही हैं, कंपनी में कंसिस्टेंट ग्रोथ है। देखो, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि पास्ट में ऐसी ग्रोथ आई थी तो फ्यूचर में आएगी ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर एक बार हम यहाँ पे आके देखें, तो जैसे एच डी एफ सी बैंक अभी 7,64,000 करोड़ का है, आई सी आई सी आई बैंक 4,13,000 करोड़ का है। आई एम श्योर कभी ना कभी ये भी बहुत छोटे बैंक रहे होंगे। कभी ना कभी इनकी वैल्यूएशन भी मे बी 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ के आसपास रही होगी। अब देखो, इसकी गारंटी नहीं है कि एच डी एफ सी बैंक अगले 10-20 साल में 100 गुना 50 गुना होगा या नहीं। इसकी भी गारंटी कुछ बहुत खास नहीं है कि आई सी आई सी आई बैंक या कोटक बैंक जैसे जो ऑलरेडी बहुत बड़े बैंक्स हैं, वो 50 गुना 100 गुना फ्यूचर में हो सकते हैं या नहीं। लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इनका बिजनेस मॉडल देखें तो इनकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि हाँ, ये आगे आने वाले 10 साल में या 20 साल में ये अपने बिजनेस को 100 गुना या 50 गुना बढ़ा लें। और ये इन्होंने सीधा सीधा हमें दिखाया है। रेवेन्यू इन्होंने 10 साल में 20 गुना किया है। मैं नहीं कह रहा अगले 10 साल में 20 गुना हो, अगले 10 साल में अगर ये 5 गुना ही हो जाए सिर्फ, और फिर उससे अगले 10 साल में भी सिर्फ 5 गुना हो जाए, तो गाइस 20 साल में 25 गुना ग्रोथ होती है बिजनेस की। और इसका शेयर प्राइस भी फिर 20 साल में 25-30 गुना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये तो मैं बहुत कंजर्वेटिव होके कह रहा हूँ, बहुत कहते हैं ना, मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि इतनी ग्रोथ तो होनी ही चाहिए। इनका बिजनेस इतना अच्छा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो गाइस इसमें कोई कमी नहीं है, परफेक्ट बैंक है। शेयर कैपिटल 57 करोड़ से ग्रो करता हुआ 2000 करोड़ तक लेके गए। कमेंडेबल ग्रोथ, लिटरली कमेंडेबल ग्रोथ। रिजर्व्स जो है 185 करोड़ से ग्रो करते हुए 1200 करोड़ तक गए हैं। बोरोइंग्स भी ग्रो हुई हैं। इन केस में अगेन मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बोरोइंग्स बुरी बात नहीं होती है। ये जो बोरोइंग्स लेते हैं उसी को एज अ लोन ये आगे प्रोवाइड करते हैं। और इसमें बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की ज़्यादा अहमियत नहीं होती है। रेशियोज देखें तो रेशियोज भी कंसिस्टेंटली मेंटेन है, बीच में 0% हो गए थे शायद, तब थोड़ा लॉस पोस्ट किया होगा मे बी। अभी के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, 12%, 14% है। देखें तो मेजोरिटी ऑफ द पैसा बिग प्लेयर्स के पास ही है, पब्लिक के पास सिर्फ 9% है। रिसेंटली थोड़ी सी बड़ी है, वरना मेजोरिटी ऑफ द पैसा बिग प्लेयर्स के पास है, और प्रोमोटर्स के पास ही 83% है। तो ये तो हो गई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बैंक। हल्का सा उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को भी देख लेते हैं। अब बेसिकली सी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन हमें यहाँ पे दिख रही है, और एट द सेम टाइम हमें प्रोमोटर्स में दिख रहे हैं कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के पास 83% माल है इनका, राइट। और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यू हमें दिख रही है 2,060 करोड़। तो एक बार लॉजिकली सोचो, 5,000 करोड़ का लगभग 80% कितना होगा? 5,000 करोड़ का 80% लगभग 4,000 करोड़ होगा। एग्री करते हो? और इनके पास तो 80% से ज़्यादा ही है। तो मतलब इट्स लाइक मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मेरे पास 10 लाख का 80% है, लेकिन मेरी वैल्यूएशन सिर्फ 2 लाख है। कोई सेंस बनता है? मतलब ऐसा हो सकता है मार्केट में कभी, लेकिन अभी हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। इट्स लाइक इसके पास सिर्फ 4,000 करोड़ के शेयर तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ही पड़े हैं मिनिमम, उससे भी ज़्यादा के ही। और इस पूरे बिजनेस की वैल्यूएशन लग रही है सिर्फ 2,000 करोड़ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो गाइस, ये जो बेसिकली इनके प्राइसिंग में मिसमैच है ना, ये अभी है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। ये कब बढ़ जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा।
और बेसिकली इनके बेसिकली ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस नहीं है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का मेन बिजनेस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की है, तो उनकी बेसिकली जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है हमें एकदम सिमिलर ही दिखेगी। ऑपरेटिंग लॉस अभी लॉस हुआ है, सारी चीज़ें सिमिलर ही दिखेंगी, ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं दिखेगा। मेन बात बस यहीं पे आती है कि हाँ, कि इसकी वैल्यूएशन 5,000 करोड़ है। इसके 80% से ज़्यादा शेयर्स इसकी पेरेंट कंपनी के पास हैं, और पेरेंट कंपनी की वैल्यूएशन लग रही है 2,000 करोड़। तो देखो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर वैल्यूड है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज तो 1000% अंडर वैल्यूड है, और बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आप एक अच्छा खासा अमाउंट डाल सकते हो। पर्सनली मैं दोनों में 20,000 डाल चुका हूँ, जो मेरे पोर्टफोलियो का कुछ बहुत खास नहीं है, काफ़ी पहले डाले थे मैंने। अभी मेरे को रिसेंटली चार्ट पैटर्न पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी है, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ अपॉर्चुनिटी। अब जाके इसके चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं। तो यार सीधी सीधी बात है, रिसेंटली हल्का सा ग्रोथ दिखाने की कोशिश की है इसने, रिसेंटली थोड़ा सा ग्रो की है। ये बेसिकली हो सकता है ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही हो, देखते हैं। जैसा कि आपको दिखा है, सिर्फ अगर उस प्रोविजंस को हम हटा के बात करें तो सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई पे हैं। एट द सेम टाइम इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है। अब मैं तो देखो 10-20 साल से पहले मैं तो नहीं बेचने वाला हूँ ये शेयर, क्योंकि मेरे को पता ही है जब बनेगा तो ये लिटरली रॉकेट बन के बहुत ऊपर जाने वाला है ये शेयर, और पता भी नहीं लगेगा। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीधा सीधा 100% ग्रोथ पोटेंशियल तो हमें दिखाई दे रहा है सामने हमारे, कि हाँ 100% तो ये बढ़ने को रेडी है, जस्ट अपने ये ऑल टाइम हाई को टच कर ले। और इसके फाइनेंशियल्स तो बहुत ही अच्छे हैं, आपको दिख ही रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। कहाँ गए, हाँ, कंसिस्टेंट ग्रोथ मेंटेन्ड है। ईयरली लेवल पे देखते हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ मेंटेन्ड है, और कंसिस्टेंट प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ है। बस रिसेंटली हल्का सा ड्रॉ डाउन आया है, तो रिसेंट के ड्रॉ डाउन को कुछ बहुत खास इंपॉर्टेंस हमें नहीं देनी चाहिए। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक को देख लेते हैं। बेसिकली हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड रहते हैं आपस में। इसका भी अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो लगभग उतना ही बनता है, नहीं, हाँ, इसका ऑल टाइम हाई है यहाँ पे 540 के अराउंड। अब हम इसका पोटेंशियल देखें यहाँ से कितना है। अपने हाई को ये बस टच कर दे, क्रॉस भी ना करे, बस टच कर दे, 157% का पोटेंशियल है। देखो अगेन मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये गैप भरने में 3-4 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं लगने वाला है। मतलब ही नहीं बनता 3 साल लग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, उससे पहले पहले भर जाएगा। बट 3 साल लग भी जाते हैं ना यार, तो इतना अच्छा प्रॉफिट है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो हंसते हंसते 3 साल वेट कर सकता हूँ। तो मैं तो डेफिनेटली इन दोनों में इन्वेस्टर हूँ, ऑलरेडी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी थोड़ा सा और इन्वेस्ट करूँगा। अभी मेरी सैलरी आने वाली है, उसमें से भी थोड़ा सा अमाउंट मैं इन दोनों बैंक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा। एंड गाइस, ऊपर जाके टारगेट अचीव होके सेल कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। बट मैं 10-20 साल के लिए होल्ड करके बैठ चुका हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये अगले 10 साल में 5 या 10 गुना बढ़ सकते हैं, उससे अगले 10 साल में भी ये 5 या 10 गुना बढ़ सकते हैं। तो अगर ये 5-5 गुना भी बढ़ते हैं सिर्फ, तो 25 गुना की ग्रोथ तो सीधी सीधी दिखती है 20 साल में। बाकी ग्रोथ इनकी उससे बहुत ज़्यादा होगी, गिवन द फैक्ट कि रिसेंट 10 ईयर्स में इसकी ग्रोथ 20 टाइम्स हुई है। तो आगे यार 10 टाइम्स की भी ग्रोथ है, तो 100 गुना का पोटेंशियल भी बहुत ईजीली है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड यार लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड मेरे बाकी वीडियोस भी जाके देखो, बाकी मेरे कई सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी अंडर वैल्यूड पे चल रहे हैं, जो बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड यार अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना कि हाँ देखो, इस तरीके से एनालिसिस की जा सकती है, इस तरीके से बहुत एक अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड की जा सकती हैं। तो मतलब मज़ा आएगा, दोस्तों को भी मज़ा आएगा, तुम्हें भी मज़ा आएगा। और यार पैसे कमाने में तो किसे मज़ा नहीं आता है, सबको मज़ा आएगा। सो ठीक है यार, टेक केयर, बाय, एंड या स्टे सेफ।